हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, निजी क्षेत्र को एनडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट से जो प्राप्त होता है और निजी आय और जो व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लेकर आई। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले एग्जाम्पल के अंदर हमें निकालना है कि जो निजी क्षेत्र को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जो प्राप्त होता है वो निकालना है। जो एग्जाम्पल दूसरा दिया है यहाँ पर हमें निजी आय निकालनी है और तीसरे एग्जाम्पल में हम व्यक्तिगत या पर्सनल आय को निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके हम उदाहरणों को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमें प्रचालन अधिशेष दे रखा है। सरकारी प्रशासनिक विभागों को उद्यमों के स्वामित्व से प्राप्त आय, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सरकारी प्रशासनिक विभागों को उद्यमों के स्वामित्व से प्राप्त आय ये है। तीसरे नंबर पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये पारिश्रमिक है 100, और फिर मिश्रित आय 180 और गैर विभागीय उद्यमों की बचतें ये 5 है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है निजी क्षेत्र को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से निवल घरेलू उत्पाद के अंदर निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी होती है उसे हमें निकालना है। तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी और दूसरी सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही निकालना है, क्योंकि मैंने कहा था कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट तरीका है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ये 3 चीजें दे रखी हैं और हमें पता है तीनों चीजें आय विधि की है। आय विधि के अंदर जो हमें प्राप्त होता है वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही प्राप्त होता है, जबकि जो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड था और जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड था वहां पर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होता था। लेकिन आय विधि के अंदर हम इन 3 कंपोनेंट हैं हमारे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मिश्रित आय और तीसरी चीज हमारी है प्रचालन अधिशेष। ये 3 चीजें, प्रचालन अधिशेष, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और मिश्रित आय, अगर हम इन 3 चीजों को जोड़ देंगे तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा आय विधि के द्वारा, जो कि हम अपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आय विधि से कर्मचारियों का पारिश्रमिक 100 पूरा 100, मिश्रित आय हमारी 180 और इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं प्रचालन अधिशेष 30। तो ये हमारा हो गया 280 और 200 310। अब हम आगे करते हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास आ गया 310। अब हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा था कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी और एक प्राइवेट क्षेत्र की हिस्सेदारी। जो प्राइवेट क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम इसमें से जो सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी है उसे हम माइनस करेंगे। तो या तो हमें स्पष्ट ये लिखा हुआ हो कि सरकारी प्रशासनिक विभागों को उद्यमों से के स्वामित्व से प्राप्त आय, या उसके 2 कंपोनेंट जो हमने बताए थे कि ये तो हो गया सरकारी प्रशासनिक विभागों से विभागीय उद्यमों की और दूसरी चीज गैर विभागीय उद्यमों की बचतें। तो सरकारी क्षेत्र के ये 2 हिस्से, 2 चीजें मैंने बताई थी, एक गैर विभागीय उद्यमों की बचतें और एक जो विभागीय उद्यम है उनको उनके स्वामित्व से प्राप्त आय। तो ये 2 चीजें जब हम जोड़ देंगे तो हमारी सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी बन जाएगी और उसे अगर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से माइनस कर देंगे तो हमारी निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि निजी क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से प्राप्त आय, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 310, उसमें से माइनस कर देंगे हम ये 2 चीजें 5 + 5, ये दोनों को जोड़ के हम माइनस कर देंगे। ये दोनों जोड़ने से हमारे सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी बन जाती है। तो 310 में से जब हम ये 10 माइनस करेंगे तो 300 हमारा यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह से हम निजी क्षेत्र की एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो हिस्सेदारी है, जो भाग है, वो हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर हमें निकालनी है निजी आय, यानी कि प्राइवेट इनकम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें निजी क्षेत्र को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से प्राप्त आय। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एनडीपी से शुरू करते हैं तो हम निजी क्षेत्र की
आय को निकालने का तरीका हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब यहाँ पर निजी अपक्षेत्र को एंडीपीएट फैक्टर कॉस्ट से प्राप्त आय दे रखी है, तो उससे आगे हम चलेंगे। तो उससे आगे चलने के लिए देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, सरकारी प्रशासनिक विभागों से चालू हस्तांतरण 10 है हमारा, शेष विषय से चालू हस्तांतरण 4 है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 10 है, और नफिया या विदेशों से प्राप्त निवल कार्य आय -3 है। तो आपको याद करनी होगी हमारी पिछली वीडियो मैंने बताया था कि जब हमें निजी अपक्षेत्र से प्राप्त, निजी अपक्षेत्र को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से प्राप्त हिस्सेदारी प्राप्त हो जाती है, तो उसके अंदर हम 4 चीजें प्लस करेंगे। वो 4 चीजें याद कीजिए। पहली चीज मैंने आपको बताई थी नफिया, यानी कि विदेशों से प्राप्त निवल कार्य आय, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। दूसरे नंबर पर बताया था राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, वो भी यहाँ पर दे रखा है। और तीसरे और चौथे नंबर पर 2 तरह के हस्तांतरण बताए थे। पहला हस्तांतरण था सरकारी चालू हस्तांतरण और दूसरा शेष विषय से चालू हस्तांतरण। तो हम क्या करेंगे, निजी अपक्षेत्र को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जो प्राप्त आय है, इसके अंदर हम इन चारों चीजों को प्लस करेंगे, तो हमें हमारी क्या मिलेगी, निजी आय या प्राइवेट इनकम मिलेगी। तो देखिए करते हैं हम इसे 254, ये है हमारी निजी अपक्षेत्र की एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से प्राप्त आय। इसके अंदर प्लस करेंगे, पहली चीज क्या प्लस करेंगे हम, नफिया विदेशों से निवल कार्य आय, लेकिन ये माइनस की थी, तो क्योंकि ये माइनस के हैं तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज को प्लस करेंगे हम राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज यानी कि 10, और तीसरे नंबर पर सरकारी क्षेत्र के चालू हस्तांतरण, ये भी हमारे 10 हैं, और चौथे नंबर पर शेष विषय से चालू हस्तांतरण, ये भी हमारे 10 है। तो ये हमारा 10, 20 और ये 24, ये हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं सीधे, तो ये हो गए हमारे 278, और इसमें से हम -3 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 275, सॉरी हाँ 75, 275। तो इस तरह से हम निजी आय निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताया है मैंने कि निजी अपक्षेत्र को जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, उसके अंदर हम जो बात की हमारी 4 चीजें हैं जो मैंने कहा था हमें याद करनी पड़ेगी, नफिया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, एक सरकार के चालू हस्तांतरण है, और दूसरे शेष विषयों के चालू हस्तांतरण है। तो इन 4 चीजों को जोड़ने से हमें प्राप्त हो गई हमारी निजी आय। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हमें निकालनी है पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय। तो देखिए दे क्या रखा है, गृहस्थों के प्रत्यक्ष कर, ये 3 करोड़ों में है हमारे लिए, सरकारी प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां ये 1 करोड़ है, और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज ये 5, और निजी निगमों की बचतें 1, निगम कर 3, और निजी आय भी रखी है 196। तो यहाँ पर फिर से हमें अपनी पिछली वीडियो को सोचना होगा। मैंने बताया था कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जब हम सरकारी क्षेत्र की आय निकाल लेते हैं तो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी आ गई। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के अंदर जब हम ये 4 चीजें जोड़ देते हैं तो हमारी निजी आय आ गई, और निजी आय के अंदर से भी अगर हम 2 चीजें माइनस कर देते हैं, कौन कौन सी 2 चीजें, पहली बताई थी मैंने निगम कर, और दूसरी बताई थी अविक्रय लाभ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए निजी आय हमें दे रखी है, तो अगर इस निजी आय में से वो 2 चीजें, कौन सी 2 चीजें, निगम कर और अविक्रय लाभ को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त होगी। तो व्यक्तिगत आय हम कैसे निकालेंगे, निजी आय हमें दे रखी है 196, इसमें से हम पहली चीज क्या ढूंढेंगे, निगम कर। तो क्या हमें यहाँ पर निगम कर दे रखे हैं, ये निगम कर हमें दे रखे हैं, तो हम निगम कर को माइनस करेंगे, और दूसरी चीज अविक्रय लाभ। तो यहाँ पर अविक्रय लाभ नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा निजी निगमों की बचतें। तो जो हमारे अविक्रय लाभ होते हैं, वो जो हमारे निजी निगम होते हैं, जो वो अपने लाभ की एक हिस्सेदारी जिसे वो बांटते नहीं आपस में, अविक्रय यानी कि उसको उन्होंने आपस में नहीं बांटा, तो वो उनकी एक तरह से बचत है। तो ये जो है निजी निगमों की बचत, ये अविक्रय लाभ का ही दूसरा नाम है। तो निजी निगमों की बचतें यानी कि अविक्रय लाभ, तो ये हमारा 1 है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें, माइनस के 3, माइनस के 1 यानी कि माइनस के 4, तो 196 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 192 जो है ये हमारी व्यक्तिगत आय है। क्या होगी हमारी व्यक्तिगत आय। तो इस तरह से हमने तीनों चीजों के आज उदाहरण किए। वियोज्य आय का उदाहरण यहाँ पर नहीं आ पाया, तो 3 चीजें हमने यहाँ पर कर ली। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी, निजी आय और व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय में से अगर हम आगे 2 चीजें मैंने बताया था
कि जो हमारे अप्रत्यक्ष कर है, शुद्ध डायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है, जो हम प्रत्यक्ष कर है वो, और जो एक दूसरी चीज और बताई थी, अगर उन चीज़ों को जो सरकारी प्रशासनिक विभागों की जो प्राप्तियां हैं, विविध प्राप्तियां, उन दो चीज़ों को अगर हम इसमें से और माइनस कर देते हैं तो वो हमारी प्रयोज्य आय। तो इस तरह से हमने जो हमारे टॉपिक्स बचते थे नेशनल इनकम के चैप्टर से, वो सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर्स में से अधिकतर जो सवाल आता है वो हमारा नेशनल इनकम जो आय विधि, व्यय विधि, और जो तीसरे नंबर पर जो हमारी थी मूल्य वृद्धि विधि, उन्हीं में से सवाल आ जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे विषय के अंदर शामिल हैं तो हमने निजी आय, व्यक्तिगत आय और निजी क्षेत्र की एनडीपी में हिस्सेदारी, इन सब के बारे में भी पढ़ा। तो इसी के साथ हमने अपना चौथा और पांचवा दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए या समझाए गए सवालों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तरीका समझ में आ रहा है, तो आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।